हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे थिरुमलाई केमिकल्स पर। थिरुमलाई केमिकल्स एक लाइक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, फॉर थैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एसिड, मैलिक एनहाइड्राइड एंड फ्यूमेरिक एसिड। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात की थी। वो मैं आपको आई बटन में दिखा दूँगा। तो आज हम बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन पर और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, लास्ट 2 साल में क्या किया है और आने वाला टाइम कैसा दिख रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स शो किए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप कुछ 600 करोड़ के आसपास है। और एक इसका अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू 62 रुपीज़ के आसपास है, जबकि आज की तारीख में ये ट्रेड हो रहा है शेयर 58-59 के आसपास। तो बुक वैल्यू से भी ये नीचे मिल रहा है। आज की तारीख में ये बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट डिस्काउंट रेट पर मिल रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं, कोई भी शेयर अगर डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा है और 9.93 ऑफ देयर बुक वैल्यू अगर ये कोई शेयर मिलता है, तो आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट प्राइस। अब हम बात करते हैं इसके ROCE पर। ROCE काफ़ी कम है, 6.68%। ROE भी इसका काफ़ी कम है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 years वॉज वेरी पुअर, 1.79%, एंड ROCE 6.68%। इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि ये क्यों कम आ रहे हैं ये सारे रेशियोज़। उसके अलावा अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 42% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है इनकी। द गुड पार्ट इज़ देयर इज़ नो प्लेज्ड परसेंटेज। इसको हम आगे ये समझेंगे। डिविडेंड यील्ड अगर देखेंगे तो 3.4-3.5% इज़ अ गुड डिविडेंड यील्ड, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अब हम आगे इसके बारे में समझेंगे कि इसका लाइक ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो ये मैंने आपको डेटा दिखाया है जो कि 2011 ऑनवर्ड्स दिखाया है, ऑलमोस्ट 9 साल का डेटा है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, सेल्स 764 से बढ़कर 1000 करोड़, 1300 करोड़, 1275 करोड़, एंड देन फिर से 2014 से फिर ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ डेटा 2016 में। 2017 में फिर से पिक हुआ। 2018 में दे हैव शोन अ फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ 27%। बट 2019 आते आते फिर ये डीग्रो किया इन्होंने 3.88% से लेके, और 2020 जो इन्होंने क्लोज़ किया है ईयर, सो देयर दे हैव शोन अ डी ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 14%। सो सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही और सेल्स नंबर्स अगर आप देखेंगे ईयरली, तो दैट वाज नॉट कंसिस्टेंट फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, एंड बहुत टॉपसी टर्वीज दिखा रहे हैं। जबकि आप देखेंगे तो इनका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस स्टीडीली बढ़ता जा रहा है, और वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिप दिखाया है 15, 16, 17 में, फिर 2018, 19 में बढ़ा, और 2020 में फिर से ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है एक्सपेंसेस। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वही चीज़ें हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं, इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ऊपर नीचे रहा है, और जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऊपर नीचे रहा है। लाइक 2018 में द ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज 290 करोड़, 2019 में 206 करोड़, एंड 2020 आते आते ओनली 78 करोड़। तो ऑपरेटिंग performance was very bleak in last 1 or 2 years, in fact especially 2020. प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 2020 वाज रियली बैड, एंड नेट प्रॉफिट में भी इट वाज रियली बैड। तो ओवरऑल जो इनका रेट ऑफ ग्रोथ रहा है वो बहुत ही पुअर रहा है इन लास्ट 9 years में। अब हम आगे बात करते हैं इसका क्वार्टरली नंबर्स के बारे में। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस मैंने जून 2017 से लेके मार्च 2020 तक दिखाया है। तो सेल्स नंबर जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी ऊपर नीचे रहे हैं, और सिमिलरली क्वार्टरली परफॉर्मेंस में भी वही शो हो रहा है। और ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 47% जून 2017 में रही थी, वो घटते घटते अभी माइनस में, यानी कि डी ग्रो कर रहे हैं। ये मार्च 2020 में इन्होंने 281 करोड़ का क्वार्टरली रिजल्ट दिया था। उस टाइम पे इन्होंने सेल्स नंबर दिए थे, विच इज़ डी ग्रोन बाई 11%। बिफोर दैट दिसंबर 19 क्वार्टर में भी इन्होंने डी ग्रोथ किया था 25%। सितंबर 19 क्वार्टर में भी इन्होंने डी ग्रो किया था 26%, एंड दिस इज़ ईयर ऑन ईयर। सो मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2019 से किया है यहाँ पर।
सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वही प्रॉब्लम है कि नीचे गिरता जा रहा है, हाउएवर इट इज़ स्टिल इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अगर आप इसमें देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट दिसंबर क्वार्टर से ये काफ़ी बढ़ा है और ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना हो गया है। इसका जो एक रीज़न मेरे को दिख रहा है वो है अदर इनकम का पोर्शन। जो अदर इनकम 1.88 करोड़ था दिसंबर 2019 में, वो 9.61 करोड़ हो गया है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट में भी आएंगे तो लास्ट क्वार्टर इट वाज इन नेगेटिव 1.29 करोड़, जबकि यहाँ पर इन्होंने 2.43 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है इस मार्च 20 क्वार्टर में। तो इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे है, बट आई थिंक क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ये ग्रोथ दिखा रहे हैं। क्यू ऑन क्यू 244.76 करोड़ का दिसंबर 2019 क्वार्टर था, वहाँ पे 281 करोड़ मार्च 2020 क्वार्टर में हो गया है। और इसके हम रीज़न समझेंगे कि ये क्यों डी ग्रो हो रहे हैं, क्यों नंबर्स ऐसे आ रहे हैं ऊपर नीचे, तो वो सब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब हम इसकी बैलेंस शीट पर देखते हैं कि इनका बैलेंस शीट पर किस तरह के रिजर्व्स और किस तरह के बोरोइंग्स दिख रही हैं। तो बोरोइंग्स जैसे आप मार्च 2011 से देखेंगे 183 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जो कि बढ़ते बढ़ते कुछ 305 करोड़ तक पहुंची 2013 में। एंड देन देयर ऑन इट हैज़ बीन डी ग्रोइंग, और दे आर एक्चुअली डेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड क्वाइट सिग्निफिकेंटली। बट 2019 में ये फिर से 50 करोड़ 2018 में जो था वो फिर से बोरोइंग्स बढ़ी, ऑलमोस्ट डबल हुई, और उसके बाद फिर से 2020 में ये डबल हो गई इनका डेट। जो कि आप अगर देखेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो इतना बुरा नहीं है, बट फिर भी ये डेट बढ़ रहा है अभी लास्ट 2 साल से। उसका भी हम रीज़न देखेंगे लास्ट 2 साल से ये डेट क्यों बढ़ रहा है। रिज़र्व्स की बात करें 110 करोड़ था, उससे बढ़ते बढ़ते अभी 628 करोड़ का मार्च 20 में है, तो रिज़र्व्स आर रियली गुड। तो ओवरऑल बोरोइंग्स बढ़ने का कारण हम समझेंगे कि क्यों बोरोइंग्स बढ़ी हैं इन लास्ट 2 ईयर्स। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसा आप देख सकते हैं सितंबर 17 से लेके कंसिस्टेंटली 41.5 के आसपास इन्होंने अपना प्रोमोटर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मेंटेन किया है। हाउएवर एफआईआईज़ का अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज़ ने 17 में 3.39% था, वो बढ़ा के 17 में बढ़ा, 18 में बढ़ा, फिर 18 के बाद जून 18 क्वार्टर से ये कंसिस्टेंटली कम करते चले जा रहे हैं एफआईआईज़, और जून 2020 में एफआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग इसमें ज़ीरो कर ली है। तो विच शोज़ एफआईआईज़ का कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं है इस कंपनी पर। और सेम डीआईआईज़ का अगर देखते हैं 0.19% से बढ़ाते बढ़ाते ये लोग अपना 0.46 जून क्वार्टर तक लेके गए, जून 2018 से। फिर इन्होंने अपना कम किया, बढ़ाया, और इस तरह से अभी आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो 0.16% ही इस कंपनी में डीआईएस का इन्वेस्टमेंट है। जबकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट 58% के आसपास हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। Now let's understand the COVID impact on this company as well. So end of financial year 2021 में operations were stopped due to lockdown, जो कि आप सबको पता है मार्च एंड में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। एंड फैक्ट्री operations in रानीपेट reopened in the end of April 2020। तो ये एक अच्छी खबर है कि अप्रैल 2020 में 2020 में शुरू हो गए थे। एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशंस इन दहेज वर इम्पैक्टेड एंड डिलेड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। जो आपको पता है माइग्रेंट वर्क फोर्स इज़ नॉट अवेलेबल सो ईजी इन कोविड-19, इसी वजह से थोड़ा सा ये डिले हो रहा है दहेज प्रोजेक्ट में भी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स एंड फाइन केमिकल्स, हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग। Now we understand the performance during the financial year 2021 was disappointing, and management ने खुद accept किया है it was below their expectations and plans. इसके अलावा there was internal problems that has been largely resolved, जो कि management ने बोला है कि अब almost resolved हो चुकी हैं problems. एंड द मेजर इन्वेस्टमेंट इन द लास्ट 2 years जो किया है इन्होंने वो उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए किया है। एंड ऑल्सो दे कैन सी द इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड सिनेरियोज एज वेल। इसके अलावा जो मेन प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी था फॉर थैलिक एनहाइड्राइड, दिस हैज़ बिकम वेरी वेरी ओल्ड, रेंजिंग फ्रॉम 25 से 40 साल के बीच में इनका कुछ प्लांट टेक्नोलॉजी थोड़ा सा पुराना हो गया था, और उसी वजह से इन्होंने इन्वेस्टमेंट इसमें किया है। नाउ
एज यू कैन सी, जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए, वो स्टार्ट किया था 2018 में, एंड ड्यू टू विच द प्रिकॉशनरी shutdowns has been done and which has actually led to reduction in production as well. And this project was completed in July 2019. So July 2019 में प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, मगर then they have faced floods on their site, leading to disruption in their operations as well. तो बट इन्होंने बहुत अच्छा एक चीज़ क्या किया, इस पूरी चीज़ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हुए पूरा रिवैम्प कर दिया इन्होंने अपना ETP प्लांट. So food ingredient plant has ramped up and the capacity utilization has gone above 70% during Q1 FY21. So this is a good news for the company as well कि इन्होंने entire ETP plant अपना revamp कर दिया, एंड इनका जो फूड इंग्रेडिएंट प्लांट भी है वो 70% अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रहा है इस टाइम पे. So the major contribution with due to which there was a steady decline in margins for their main petrochemical product, phthalic anhydride and maleic anhydride. So the major constituent was impact of the trade war between China and US, and slowdown in Far East and in exports to US as well, due to which phthalic anhydride have been aggressively dumped largely from the Far East market to Indian market, and this has resulted in decline in margins as well, and created a pressure on the company and the business as well. Now let's understand the present situation in QY FY21 and how is the future looks like. तो जो इनके challenges थे in FY20, they are now looking at a steady improvement in those challenges, or the environment is improving day by day. Now the new plant at Ranipet are delivering excellent results, which is a positive for the company. The impact of these improvements were not fully visible during Q4 FY20 because pandemic slowdown has impacted the market. इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और न्यू इक्विपमेंट्स में इन्होंने पैसा लगाया था, उसका भी इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा इन नेक्स्ट 3 डेकेड्स. सो नेक्स्ट 3 डेकेड्स तक अब इनको इसमें केपेक्स नहीं करना पड़ेगा. ऑल्सो देयर वॉज अ प्रॉब्लम फॉर देयर इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस इनफ क्वान्टिटीज़, बिकॉज इनका पूरा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना हो गया था. तो अब इनके पास इन्हांस्ड कैपेसिटी है, एंड दिस विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ inability to produce enough quantities. Apart from this also, the new plant has actually reduced the operating cost, जैसे energy conserve करती है न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो that has also given them a cutting edge. इसके अलावा फूड इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्शन जो है वो भी 20 जून 2020 ऑनवर्ड्स इम्प्रूवमेंट शो करने लगेगा, जो कि इनका प्रेडिक्शन है, एंड दिस हैज़ बीन बिकॉज ऑफ द अपग्रेडेशन ऑफ देयर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एज वेल. नाउ लेट्स सी द ग्रोथ एंड न्यू प्रोजेक्ट्स, कि न्यू प्रोजेक्ट्स में इनका कैसा चल रहा है. तो जैसा आप जानते हैं दहेज प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा डिले शो कर रहा है फॉर फ्यू मंथ्स. First due to the heavy rains and floods in Gujarat, and then more recently due to pandemic COVID-19 की वजह से, and the work has now restarted since early July 2020. Now they are hoping that this unit has been commissioned by late Q2 FY21. So ये कुछ अच्छी खबर है. दहेज का थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है, बट आई थिंक few months here and there is always workable. दहेज के अलावा इनका एक और फूड इंग्रेडिएंट्स प्रोजेक्ट है, जहाँ पे कि ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे फूड इंग्रेडिएंट्स मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड इन द US. सो वो भी जो अर्ली वर्क है ऑन दिस प्रोजेक्ट and design and engineering work has started by the end of FY20. So this work has already been started, and construction will start in mid 2021 and operations in mid 2022. So अगर वो start हो जाता है तो वहाँ से ये लोग US, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका मार्केट को सर्व करेंगे. सो ऑल इन ऑल आई थिंक फ्यूचर इज़ लुकिंग ब्राइट, एंड जो इनका अभी तक ROCE और ये जितने भी रेशियोज़ कम दिख रहे थे या सेल्स नंबर भी कम दिख रहे थे, तो आई थिंक आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दे आर वर्किंग ऑन राइट नाउ, सो आई थिंक FY20 और
FY21 विल लुक रियली गुड. सो अगर ये अपने प्लान पर स्टिक रहते हैं तो आई थिंक आने वाला टाइम विल बी वेरी वेरी गुड फॉर थिरुमलाई केमिकल्स. So this is it for today's video, because one of my subscriber has asked for the basic details of Thirumalai Chemicals and how the future looks like for Thirumalai. So this is on demand of one of my subscriber, and in case you also look for some interesting information about any company, then do mention it in the comment section. For Thirumalai Chemicals, the basic fundamental analysis I have earlier done it, so I'll mention it in the I button as well for all of you. In case you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon and share it with your friends and family as well. Thanks a lot. See you in the next video.